Today we are studying about the second unit number 2, that is ecosystem. Before we understand ecosystem, we have to understand the environment. एनवायरनमेंट क्या होता है? आप जिस जगह में रह रहे हैं, जहाँ पर आप मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं या वो गैर ज़िंदा हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड यू आर योर एनवायरनमेंट. ओके, आपके इर्द गिर्द जितनी भी ज़िंदा या गैर ज़िंदा चीज़ें मौजूद हैं, वो सब आपका माहौल कहलाती हैं. ह्यूमन्स आर नॉट द ओनली लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही मौजूद नहीं हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड हेयर. यहाँ पर पौधे, जानवर और दूसरे जानवर भी मौजूद हैं. ठीक है. अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद ब्यूटीफुल लैंड, ब्लू ओशंस, लश ग्रीन फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स. अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत दुनिया दी है, जिसमें खूबसूरत मैदान, ठीक है, नीले समंदर, बहुत हरे भरे जंगलात और ऊंची जो है ना पहाड़ और सहरा, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दिए हैं. ऑल दिस मेक अप आवर एनवायरनमेंट. ये सब चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये सब हमारा माहौल बनाती हैं. एन एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. एक माहौल के अंदर ज़िंदा और गैर ज़िंदा दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं. इनफैक्ट एवरीथिंग फाउंड इन आवर सराउंडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. जो चीज़ हमारे गिर्द मौजूद है, ठीक है, जो भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका स्कूल बैग है, यू हैव अ चेयर, यू हैव अ टेबल, ये सब आपके इन्वायरमेंट हैं. द सराउंडिंग ऑफ वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड एन इट्स इन्वायरमेंट. जो चीज़ें एक ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सब उसका माहौल या एनवायरनमेंट कहलाती हैं. टेक योर क्लासरूम फॉर एग्ज़ाम्पल. आप अपने क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर ज़रा सोचें. इट हैज़ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग एंड इट इंक्लूड्स योर टीचर, क्लासमेट, वॉल चार्ट, बुक्स, टेबल, चेयर, राइटिंग बोर्ड्स, बैग्स एक्सेट्रा. ठीक है. आप भी अपने क्लासरूम में ही बैठे हैं और आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपका माहौल बना रही हैं. आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके पास आपके आपकी टीचर हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो जो वॉल है उसके ऊपर चार्ट्स लगे हुए हैं, बुक्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, राइटिंग बोर्ड्स हैं, बैग्स हैं, ये सब चीज़ें आपका एनवायरनमेंट है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाती हैं? एन इन्वायरमेंट हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट. किसी भी माहौल के अंदर दो अहम चीज़ें होती हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायो मीन लाइफ, ठीक है. बायोटिक का मतलब क्या होगा? जिंदा जानवर, जिंदा जितनी भी चीज़ें हैं. अभी आपने एग्जांपल ली अपने क्लासरूम की, जिसमें जो टीचर है और जो आपके क्लासमेट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होंगे. ओके, जिंदा चीज़ों में. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी बुक्स, वॉल चार्ट्स, ये सब चीज़ें जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होंगे. ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. किसी भी माहौल के अंदर इंसान, जानवर, पौधे और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उसका लिविंग कंपोनेंट है. ठीक है, जिंदा हिस्सा जो है वो ये सब चीज़ें होती हैं. दे आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स, और इनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स. बायो मीन लाइफ, लाइफ मीन जिंदा. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स तमाम जिंदा चीज़ें. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट. जितने भी गैर जिंदा चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, समथिंग एल्स जो ज़िंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, वो सब किस में शामिल होंगी? एबायोटिक कंपोनेंट्स में होंगी. दीज इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स एक्सेट्रा. यानी कि मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी, दर्जा हरारत, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं. Abiotic components. Living things depend on abiotic factors to meet their needs. Some of abiotic factors are discussed below. जिंदा जानदारों को अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, अगर एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि ये गैर ज़िंदा चीज़ें माहौल में ना हों तो आपके जो ज़िंदा जानदार हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले वाटर. अगर पानी ना हो तो कोई भी जिंदा जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. ठीक है, पानी के बगैर कोई भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ. ज़मीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? पानी. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर पानी ना हो तो ज़मीन पर कोई भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी. बट वाई इज़ इट सो? लेकिन ये ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर. तमाम जो जिंदा जानदार हैं वो पानी से बने हुए हैं.
इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेल, अगर हम सिर्फ अपनी ही बात करें, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। हमारी जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। सो इफ़ वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इट नीड्स टू रिप्लेनिश। ठीक है, अगर आपके जिस्म से पानी ख़त्म हो जाए तो आपको इसे पूरा करना ज़रूरी होता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल अदर रीजन्स। हमारे जो पानी है वो बहुत सारी और वजह भी हैं जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को रेगुलेट करता है, उसको बैलेंस रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। ठीक है, इट लुब्रिकेट्स आवर बॉडी जॉइंट्स। ये जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं जहाँ पर हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, ये उनको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट कहता है जिस तरह हम अपने मशीनरी में ऑयल लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो फ्रीक्वेंटली चलना शुरू हो जाती है, आराम से चलती है। ठीक है, मतलब उसमें रगड़ पैदा नहीं होती। तो इसी तरह हमारे जॉइंट्स जब वर्क करते हैं तो वो लुब्रिकेटेड होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना वो एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते। ठीक है, तो इस वजह से ईज़िली वो मूव करते हैं। अगर पानी की कमी हो तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर रगड़ पैदा होगी और हमारी हड्डियाँ जल्दी टूट जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है एयर। वाई द एयर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बता सकते हैं एयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि हमने सांस लेना है। एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब आप सांस लेंगे तो आप ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाएंगे, जब पौधे सांस लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये एयर ही ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू सर्वाइव। तमाम जिंदा जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। इसके अंदर जो है ना ये बहुत सारी गैसों का मजमुआ है। इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन है और दूसरी गैसेस हैं। ट्रीज टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर। जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। लैंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड इन रिटर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं अपने जिस्म के अंदर सांस के ज़रिए, और फिर बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा पौधों ने इस्तेमाल करना है और फिर इन्होंने ऑक्सीजन बनाने नहीं है। तो इस तरह एक निज़ाम चलता है। तीसरा एबायोटिक फैक्टर है लाइट। व्हाट इज़ अ लाइट? सूरज से आने वाली रोशनी। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। लाइट सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ रोशनी दे रही है, ये असल में इस ज़मीन पर जो एनर्जी है, जो गर्माइश है, उसका ज़रिया है। प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर फूड। जो पौधे हैं वो लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं। एंड प्रोवाइड दिस फूड फॉर मैनी अदर एनिमल्स। और फिर ये जो खुराक पौधों ने बनाई है इसको दूसरे बहुत सारे जानवरों ने भी इस्तेमाल करना है। द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मेंटेन ना हो, ठीक है, अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा सर्द हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो तो बॉडी जो है किसी भी जानदार की वो मर जाती है। टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर एनिमल्स एंड सच एज रेप्टाइल्स दैट कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करता है उन जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले कीड़े हैं। ठीक है, रेंगने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके अंदर ये खसूसियत नहीं होती कि वो अपने बॉडी की जो दर्जा हरारत है उसको खुद मेंटेन कर सकें। यानी अगर वो ठंडी जगह पर मौजूद हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडे हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे। अगर वो किसी गर्म जगह पर मौजूद हैं तो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगी उनकी बॉडी। ठीक है, तो उनके अंदर ये खसूसियत नहीं होती कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद से सेट रख सकें, तो इसके लिए उन्हें बाहर से दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ। पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अगर दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती पौधों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास सॉइल। सॉइल इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। ये एक और इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल क्या करता है? एंकर प्लांट्स एंड प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू देम। पौधे मिट्टी के अंदर गड़े हुए होते हैं तो मिट्टी उनको सीधा खड़ा रहने के लिए सपोर्ट देती है, यानी कि सहारा देती है। उसके अलावा मिट्टी उनको पानी और नमकियात फराहम करती है ताकि वो अपनी खुराक बना सके। अब हमारा अगला टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स किसी भी एनवायरनमेंट के, उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो खुराक किस तरीके से लेते हैं, या वो खुद बनाते हैं या वो किसी और को खा के हासिल करते हैं, या वो डिकम्पोज करके यानी कि गला सड़ा के किसी भी मुर्दा जानदार को उससे खुराक लेते हैं। ये तीनों कैटेगरीज़ की बेस पर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है।
नंबर 1 इज़ अ प्रोड्यूसर, नंबर 2 इज़ अ कंज्यूमर एंड नंबर 3 इज़ अ डिकम्पोज़र। प्रोड्यूसर्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे? वो ऑर्गेनिज़म जो कि अपनी खुराक खुद बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल पौधे। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पौधों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे, ये इन खुराक बनाने वाले ऑर्गेनिज़म को खाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसके बाद कंपोज़र जब मर जाएंगे तो इनकी बॉडी के गलने सड़ने से इनके जो डेड पार्टिकल्स हैं उनको खाने से अपनी खुराक हासिल करने वालों को हम कहेंगे डीकम्पोज़र्स। Now what are the producers? Producers are all the organisms, living organisms that can produce their own food. वो तमाम जिंदा जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज दे कैन मेक देयर ओन फूड। वो पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं किसी भी लिविंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। दे गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इन्होंने एनर्जी जो है खुराक तैयार करने के लिए वो सनलाइट से लेनी है। प्लांट यूज़ दिस एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। और प्लांट्स जो है इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और तमाम दूसरे जिंदा जानदार अपनी खुराक के लिए पौधों पर इन्हसार करते हैं, ठीक है। उन्हें अपनी खुराक के लिए पौधों को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, खुराक को बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो इनको कंज्यूम करते हैं, जो इनको खाते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। नाउ व्हाट आर द कंज्यूमर? ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। तमाम जो जानवर हैं वो सब कंज्यूमर हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे, ओके। बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। वो पौधों की तरह अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ तरह की खुराक खाते हैं। हम ईट प्लांट्स वाइल अदर ओनली ईट मीट। कुछ जो है वो सिर्फ पौधों को खाएंगे, बाकी जो है वो गोश्त खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स हु ईट बोथ। कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों को ही खाते हैं। वी कैन ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। ये जानवर जो खुराक खाते हैं, किस तरह की खुराक खाते हैं, इसकी बेस पर हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। यहाँ पर अब कंज्यूमर को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जा रहा है। पहले बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उसके बाद अब कंज्यूमर्स को, ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जा रहा है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोर्स वो हैं जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। और जो ओमनीवोर्स हैं वो एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। Herbivores, the group of animals that only eat plant is called herbivore. वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर, सच एज गोट, जिराफ, शीप, रैबिट, ओके। बकरी, ज़राफ़ा, भेड़ और खरगोश। Now what are the carnivores? The other group of animals that only eat other animals is called carnivore. वो जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाएंगे, गोश्त खाएंगे, उनको हम कहते हैं कार्निवोर। लाइन, कैट, फ्रॉग, शार्क एट्सेट्रा आर कार्निवोर्स। ये तमाम जानवर, शेर, बिल्ली, मेंढक और जो शार्क मछली है, ये सब कार्निवोर्स में शामिल होते हैं, ठीक है। Now the third category is omnivore. What are the omnivores? All the animals that eat both plants और animals, इनको हम जो है ना वो omnivore कैटेगरी में शामिल करेंगे। द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, ठीक है, उन्होंने पौधे भी खाने हैं और दूसरे जानवरों को भी खाना है, इनको हम कहते हैं ओमनीवोर। बेयर, गोरिल्ला, ईगल, ह्यूमंस, रीछ, गोरिल्ला, उकाब, ठीक है, और इंसान, ये सब ओमनीवोर की एग्जाम्पल्स हैं। ऑल कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तमाम जो कंज्यूमर हैं वो खुराक के लिए पौधों पर या दूसरे जानवरों पर इन्हसार करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक कंज्यूमर किस तरह की खुराक खाता है? वो डायरेक्टली पौधों को खाता है, या वो पौधे खाने वाले जानवरों को खाता है, या वो किसी ऐसे जानवर को खाता है जो दूसरे छोटे जानवर को खाता हो, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाता है, या वो कंज्यूमर को खाता है, या वो किसी और ऐसे कंज्यूमर को खाता है जो किसी और कंज्यूमर को खाता हो, ठीक है। इस बेस पर हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एनिमल
डायरेक्टली पौधों को खाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। वो एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और वो एनिमल जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स? अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होंगे जो डायरेक्टली पौधों को खाएंगे। ठीक है, वो किसी और जानवर को नहीं खाते, वो सिर्फ पौधों को खाते हैं। दोज कंज्यूमर विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, वो जिन्होंने सिर्फ पौधों को खाना है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, शीप, काऊ, ग्रास ऊपर्स। ओके, एलिफेंट ने भी सिर्फ पौधे खाता है, शीप भी सिर्फ पौधों को खाते हैं, काऊ भी सिर्फ पौधों को खाती हैं, ग्रास ऊपर भी डायरेक्टली पौधों को खाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? जिन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना है। ठीक है, एनिमल्स फ्रॉम दिस कैटेगरी ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये जो एनिमल्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग दैट ईट ग्रास ऊपर, अ सील ईट्स अ फिश। एक सील मछली सिर्फ छोटी मछली को खाती है। अ लायन ईट्स अ डेयर, और शेर जो है वो हिरन को खाता है। ठीक है, नाउ टर्शियरी कंज्यूमर, व्हाट आर द टर्शियरी कंज्यूमर? ये वो कंज्यूमर हैं जिन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाना है। टर्शियरी कंज्यूमर गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो अपनी खुराक को सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा के हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने अभी देखा फ्रॉग एक सेकेंडरी कंज्यूमर था, इसको स्नेक खाता है, तो स्नेक जो है वो एक टर्शियरी कंज्यूमर है। ग्रास ऊपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास ऊपर को सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग खाता है। ठीक है, और फ्रॉग को स्नेक खाता है, तो स्नेक क्योंकि थर्ड कैटेगरी है कंज्यूमर की, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इन्होंने अपनी खुराक कहाँ से लेनी है? सेकेंडरी कंज्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल अ शार्क ईट अ सील, अ स्नेक ईट्स अ फ्रॉग एक्सेट्रा। एक मिसाल के तौर पर शार्क जो है वो सील मछली को खाती है, और सील मछली ने किसे खाया था? स्मॉल फिश को। ठीक है, इसी तरह स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, और फ्रॉग ने किसको खाया था? ग्रास ऊपर को। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में हमने अभी देखा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और फिर अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तमाम जिंदा जानदार जब मर जाते हैं तो उनका जो जिस्म है वो गलता है, सड़ता है, और उनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं। इन जिस्मों को गलाने सलाने वाले ऑर्गेनिजम्स और इनके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म दैट गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोजर्स। वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं? मुर्दा जानवरों या मुर्दा पौधों के अजसाम से, ठीक है, उनकी बॉडी से, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। दे रिलीज़ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म बैक टू द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं? ये अपनी खुराक लेते हैं इन मुर्दा जानदारों से, ठीक है, और फिर इनके जो जिस्मों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सॉइल में उनको मिक्स कर देते हैं या किसी और फॉर्म में उनको एनवायरनमेंट को वापस दे देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है? फंजाई और बैक्टीरिया। ओके, फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं। नाउ यू हैव एक्टिविटी, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन एक एक कैटेगरी में 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है। यहाँ पर अपने हर्बीवोर की 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है, ऑमनीवोर्स के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है, और कार्निवोर्स के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, चाहे प्लांट से चाहे एनिमल से लेता है। ठीक है, एक ग्रास है, उसको ग्रास ऊपर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी को टर्शियरी खाता है, और फिर डिकम्पोजर, और फिर ये डिकम्पोजर्स वापस जो है ना न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, जिनको फिर से प्लांट लेते हैं और अपनी फूड बनाते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये एक चेन सिस्टम चलता है। ठीक है, पौधे या प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। ओके, ये सिर्फ एक फूड चेन आपको दिखाई गई है। इसी तरह यहाँ पर ग्रास होगा, ग्रास ऊपर होगा, यहाँ पर फ्रॉग होगा, फ्रॉग के साथ स्नेक होगा, स्नेक के बाद फिर डिकम्पोजर्स होगा। मतलब कोई भी एनर्जी सोर्स हो उसको दूसरे तक कन्वर्ट करना, एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये एक चेन की तरह का सिस्टम चलता है। अब इस चेन को, क्योंकि इसमें फूड आगे जा रही है ना, ठीक है, इस चेन में फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा रही है, ये इससे फूड ले रहा है, ये इससे फूड ले रहा है, ये इससे फूड ले रहा है, तो इस तरह की जो चेन होती है इसको हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है,
उर्दू में इसको कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर, ठीक है, जिसमें ग़िज़ा एक जानवर से दूसरे जानवर की तरफ मुंतकिल हो रही है, इसको हम कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन। फूड चेन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर फूड। तमाम जो जानवर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, किस वजह से? अपनी खुराक की वजह से, ठीक है, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस वजह से? खुराक की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से खुराक लेनी है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ग्रुप टू द अदर ग्रुप। एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से, एक ग्रुप से, चाहे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, उनसे वो दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र होती है, दूसरे ग्रुप के पास जाती है। किस फॉर्म में? खुराक की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, ठीक है। फूड क्या है? असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे लिए ताकत हासिल करने का ज़रिया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म खुराक को क्यों खाता है? ताकि वो एनर्जी हासिल कर सके, ताकत हासिल कर सके, ठीक है। द कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ अ फूड चेन। ये जो कनेक्शन है ना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ये जो ताल्लुक़ है जानदारों के दरमियान, किस वजह से? एनर्जी की वजह से। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है इसकी वजह से, इसको हम जब एक चेन की सूरत में लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं फूड चेन, ठीक है। द फूड चेन ऑलवेज बिगिनस विद प्रोड्यूसर एंड इट एंड्स विद द डिकम्पोजर। हमेशा कोई भी फूड चेन होगी वो सब, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? प्रोड्यूसर, पौधों से शुरू होगी और डिकम्पोजर्स पे ख़त्म होगी। कोई भी फूड चेन हमेशा पौधों से शुरू होगी और डिकम्पोजर्स पे ख़त्म होगी। हैव अ लुक एट द फॉलोइंग फूड चेन। आइए इस फूड चेन को ज़रा गौर से देखें। इन दिस फूड चेन वी हैव प्रोड्यूसर्स, ठीक है। आपकी फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स को एक इंसेक्ट जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है वो इस्तेमाल कर रहा है, और इस प्राइमरी कंज्यूमर को एक सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि रैट इस्तेमाल कर रहा है। रैट से जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि एक रैकॉन यहाँ पर दिखाया गया है, एक एनिमल है जो रैट्स को खाता है, उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। इन द फूड चेन अबव, ये जो आपको फूड चेन ऊपर दिखाई गई है, प्लांट्स आर द फर्स्ट लेवल, डिकम्पोजर्स आर एट द लास्ट लेवल एंड ऑल कंज्यूमर आर इन बिटवीन, ठीक है। पर प्रोड्यूसर्स पहले दर्जे पर और डिकम्पोजर्स आखिरी दर्जे पर होते हैं, और जो कंज्यूमर हैं वो दरमियान वाले हिस्से में मौजूद होंगे। सो एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल। तो इस तरह एनर्जी जो है वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में मुंतकिल होती है, ठीक है। अब हमने ये समझना है कि ये जो फूड चेन है ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फूड चेन? यहाँ पर नीचे आपको एक सिंपल सी फूड चेन दिखाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस फूड चेन में से ग्रास ऊपर को निकाल देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक दर्जा नहीं रहा इस फूड चेन का, ये जो जंजीर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा की, इसमें से ग्रास ऊपर निकल गया, ये जो फ्रॉग्स हैं ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को नहीं खा सकते, ठीक है। तो क्या होगा? जो फ्रॉग्स हैं वो भूख से मर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इन प्रोड्यूसर को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रास ऊपर थे वो नहीं रहे, तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। चले हम इस लेवल पे आते हैं। अगर हम फ्रॉग्स को इस फूड चेन से निकाल देते हैं, फ्रॉग्स के कम होने से या ख़त्म होने से ग्रास ऊपर की तादाद, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं रहा, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो इनको खाते थे यानी कि स्नेक्स की तादाद भी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने फ्रॉग को खाना था और अब उनके पास खाना नहीं है, इसलिए वो भूख से मर जाएंगे। तो किसी भी स्टेप में जब ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है या ये जो तरीक़ा निज़ाम ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है कि एक जानवर दूसरे को खाए, दूसरा तीसरे को खाए, तीसरा चौथे को खाए, ताकि एक सिलसिला चलता रहे, ठीक है, एक निज़ाम चलता रहे। अगर इस फूड चेन को हम डिस्टर्ब कर दें तो तमाम ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। For the flow of energy in an environment, every organism in a food chain is equally important. किसी भी माहौल के अंदर जब एनर्जी को फ़्लो करना हो, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में मुंतकिल करना हो, तो उसके लिए जो ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर एक जानवर, जैसे इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में हर एक जानवर जो है ना वो बराबर ही, उसकी जो अहमियत है वो बराबर होती है, ठीक है। अगर इस दर्जे से ये निकाल दें तो फिर बाकी जानवर तंग होंगे, अगर इसको निकाल दें तो भी तंग होंगे, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज़म इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ईच ऑर्गेनिज़म्स हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज़म जो माहौल है उसको मुनासिब तरीके से चलाने में, बैलेंस तरीके से चलाने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। इफ़ वी ओमिट एनी ऑर्गेनिज़म एट एनी स्टेज, अगर हम किसी भी स्टेज पर किसी एक ऑर्गेनिज़म को निकाल दें, इट विल ब्रेक द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट,
तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी का फ्लो है वो टूट जाएगा और जो माहौल है वो तंग हो जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि अगर हम इधर से एक ऑर्गेनिज्म चाहे ग्रास ऊपर को निकाल दें या फ्रॉग को निकाल दें, तो उससे क्या होगा, एनर्जी अगले दर्जे में शिफ्ट नहीं होगी और पिछला दर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगला दर्जा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। For example, if frog are removed from a food chain, there will be a overpopulation of grasshopper। अगर आप इस चेन में से फ्रॉग को निकालते हैं तो ग्रासहॉपर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्नेक्स विल डाई फ्रॉम द हंगर। दूसरी तरफ क्या होगा, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इधर से इनकी तादाद जो है ना वो कम हो जाएगी या ये मर जाएंगे क्योंकि इनको खाना नहीं मिलेगा। सो टू मेंटेन अ बैलेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ फूड चेन रिमेन अनब्रोकन। ठीक है, इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, ये जो निज़ाम ज़िंदगी है इसको बराबर तरीके से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो फूड चेन है वो टूटे ना, यानी उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपना किरदार अदा करता रहे। अब आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें आपको उन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, आपने इन पिक्चर्स को अरेंज करना है इन अ फूड चेन, ठीक है। आपने एक फूड चेन मैनेज करनी है। इसके लिए मैं आपको थोड़े से हिंट देती हूँ। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किसने करना है, प्रोड्यूसर ने, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर्स ने। ओके, नाउ वी हैव प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। व्हाट इज़ अ प्रीडेटर एंड व्हाट इज़ अ प्रे। अभी हमने पिछले फूड चेन में ये पढ़ा और उससे पहले भी कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड देन एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ओके, वन थिंग, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खा रहा है, दैट इज़ अ प्रीडेटर, ठीक है। जो दूसरे का शिकार कर रहा है या जो दूसरे को खा रहा है वो एक प्रीडेटर है। जबकि वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जिनको कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है वो प्रे कहलाते हैं, ठीक है। जो खाता है वो प्रीडेटर है, जो खाया जाता है उसको प्रे कहते हैं। सम कंज्यूमर्स शो अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। कुछ कंज्यूमर्स के दरमियान प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। दिस रिलेशनशिप हेल्प सस्टेन अ बैलेंस एंड स्टेबल इकोसिस्टम। ये जो ताल्लुक है ना प्रीडेटर और प्रे का, ये एक बेहतरीन इकोसिस्टम को चलाने में, मुनज़्ज़म तरीके से उसे चलाने में मदद देता है। और ये जो ताल्लुक है ना प्रीडेटर और प्रे का, इसको हम कहते हैं प्रीडेशन, ठीक है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अनदर। ये जो ताल्लुक है प्रीडेशन, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है और फिर उसको खा जाता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स एंड फीड ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्रीडेटर वाइल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग हंटेड एंड किल्ड इन द इज द प्रे। इस ताल्लुक में वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो जिंदा जानदार जिसने हंट किया है, जिसने शिकार किया है, या जो दूसरे जानवर को खा रहा है, वो क्या है, प्रीडेटर, ठीक है। जो दूसरे जानवर को शिकार करके खा रहा है, मार के खा रहा है, वो एक प्रीडेटर है। जबकि वो जानवर जिसको खाया जाता है या जिसका शिकार किया जाता है या जिसको मारा जाता है, वो क्या होता है, प्रे। वो क्या होता है, प्रे। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीडेशंस आर लायन एंड ज़ेब्रा, एन ईगल एंड अ फिश, अ फॉक्स एंड अ रैबिट, अ लेपर्ड एंड अ बोर, एक्सेट्रा। कुछ मिसालें कौन सी हैं प्रीडेशन की, एक शेर और ज़ेब्रा की, एक उकाब और मछली की, ठीक है, और एक लोमड़ी और रैबिट की, या एक चीते की और एक बोर की, ठीक है। इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि लाइन जो है, क्योंकि वो ज़ेब्रा को खाता है तो लाइन एक प्रीडेटर है, ज़ेब्रा एक प्रे है। ईगल एक प्रीडेटर है, फिश एक प्रे है, फॉक्स एक प्रीडेटर है, रैबिट एक प्रे है, लेपर्ड एक प्रीडेटर है और बोर एक प्रे है। ओके, द प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन इन एक इकोसिस्टम कैन इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग वे। ये जो ताल्लुक है ना प्रीडेटर और प्रे का, ठीक है, प्रीडेटर की तादाद और प्रे की तादाद किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ये जानवरों की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है, आइए देखते हैं। एन इंक्रीज इन प्रे विल कॉज एन इंक्रीज इन प्रीडेटर पॉपुलेशन। अगर आपका जो शिकार है, जो शिकार होने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसकी तादाद बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्योंकि खुराक ज़्यादा होगी तो जो हमारे प्रीडेटर है ना, जिन्होंने इन्हें खाना है, उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। एन इंक्रीज इन प्रीडेटर, अगर आपका प्रीडेटर की तादाद बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर था कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी केस आता है कि जिसमें प्रे जो है ना, जिसका शिकार किया जाना है, उसकी तादाद बढ़ गई है, तो ज़ाहिर है प्रीडेटर बढ़ जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि आपके पास किसी भी इन्वायरमेंट में प्रे की तादाद बढ़ गई है, तो ज़ाहिर है खाना ज़्यादा है तो प्रीडेटर की तादाद भी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रीडेटर भी उससे अच्छी उनकी हेल्दी ग्रोथ होगी और वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इनके ऑपोजिटली
एक एनवायरनमेंट है, ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइन की और ज़ेब्रा की। एक प्लेस है जहाँ पर 10 ज़ेब्रा हैं, ठीक है, 10 ज़ेब्रा है और एक लाइन है। तो वो क्या करेगा, लाइन उन 10 ज़ेब्रा को फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन में खाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसी दौरान में 5 लाइन्स और आ गए हैं, ठीक है, तो वो जो 5 लाइन्स हैं वो 10 ज़ेब्रा को 2 दिन में खा लेंगे। उससे क्या होगा कि जो प्रे है उसकी तादाद अचानक से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर प्रीडेटर शिकार करने वाले की तादाद बढ़ जाए तो प्रे की तादाद कम हो जाती है, जबकि प्रे की तादाद बढ़ने से प्रीडेटर की तादाद बढ़ती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड केस क्या है, डिक्रीज इन द प्रे पॉपुलेशन। अगर प्रे की तादाद जो है वो कम होती है, अ डिक्रीज इन प्रे पॉपुलेशन प्रीडेटर अनेबल टू गेट एनफ फूड विल कॉज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रीडेटर, ठीक है। जैसे पहले केस में था कि प्रे की तादाद बढ़ने से प्रीडेटर की तादाद बढ़ेगी, बिल्कुल इसी तरह जब प्रे की तादाद कम होगी तो प्रीडेटर की तादाद भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि जब प्रे कम होंगे तो खाना कम होगा, जब खाना कम होगा तो प्रीडेटर को भूख की वजह से वो मर सकता है, ठीक है। प्रे और प्रीडेटर की तादाद एक दूसरे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। प्रे की तादाद बढ़ने से या कम होने से, ठीक है, प्रीडेटर इफ़ेक्ट होता है। प्रे बढ़ जाएंगे, प्रीडेटर बढ़ जाएंगे, प्रे कम होंगे, प्रीडेटर कम होंगे, लेकिन प्रीडेटर के बढ़ने से प्रे की तादाद हमेशा कम होती है।